हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कोमल शर्मा हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय कोमल। आज हम जी सेट का पेपर 1 जो नवंबर में अभी कंडक्ट हुआ था 2025 में, उसका सॉल्यूशन करेंगे। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस पेपर 1 का मिलेगा। हम अभी पार्ट 1 में फर्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट 2 मैं लाऊंगी और उसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is an example of synchronous communication in ICT? ये कम्युनिकेशन चैप्टर का है क्वेश्चन। और आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इसका क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो लेट्स बिगिन, क्या है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन? तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन से दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। अगर आपको रियल टाइम सेम टाइम पे अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर आपको डिफरेंट टाइम पे या थोड़ा डिले होकर अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है तो उसको असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के एग्जांपल हम जान रहे थे, जैसे फोन कॉल। मैंने आपको कॉल किया, आपने तुरंत ही मुझे आंसर दे दिया, तुम तुरंत ही फोन पे कह दिया हाय हेलो हाउ आर यू। तो हम दोनों का एट द टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसे कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। लेकिन सपोज मैंने आपको कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, आपने अभी नहीं देखा, उसको 2 घंटे बाद देख लिया, तो ये हुआ असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसकी इजी ट्रिक है रिमेंबर की, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन यानी सेम टाइम पे होता है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन यानी डिफरेंट टाइम पे होता है। तो क्या है इसका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, इन चारों में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सही आंसर है। ईमेल नहीं हो सकता, क्योंकि ईमेल अगर मैंने आपको आज करा तो आप कल भी देखोगे, 2 घंटे बाद भी देखोगे, वो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन हुआ। ब्लॉग भी नहीं हो सकता और विकीज भी नहीं हो सकता। अब ब्लॉग को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पेपर में बन चुके हैं कि ब्लॉग मतलब क्या होता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप अगर अपने आर्टिकल्स, आइडियाज या इंफॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पेश कर रहा है तो उसे कहते हैं ब्लॉग्स। जनरली ब्लॉग की एक और बात आप याद रखिएगा कि वो रिवर्स क्रोनोलॉजी में होता है। अगर आपका जो लेटेस्ट होता है वो सबसे टॉप में दिखेगा और जो ओल्डेस्ट है वो सबसे नीचे दिखेगा। इस तरह से आपके ब्लॉग्स रिवर्स क्रोनोलॉजी में चलते हैं। विकीज विकीज जैसे आप जानते हो विकिपीडिया होता है इस तरह से। तो विकीज क्या होता है, आप वहां पर वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। तो इधर ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो उसका एग्जांपल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि आप उसमें सेम टाइम पे फीडबैक आपको मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको ये चारों बंदों ने क्या किया है उसके बारे में पता होनी चाहिए। जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम का ये नियम याद रखिए, आपको जो भी ऑप्शन दे रखे उन चारों ऑप्शन का जस्टिफिकेशन आपको प्रॉपर आना चाहिए, तभी आप रियल क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाओगे। तो पता लगाते हैं चार्ल्स बबेज ने क्या किया। चार्ल्स बबेज है फादर ऑफ द कंप्यूटर। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तब आप चार्ल्स बबेज डाल सकते हो। हमें यहाँ पूछा है फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो है जॉन मैककार्थी। लेकिन एंड्रयू एनजी ने भी एआई और मशीन लर्निंग का पायोनियर दिया हुआ है। इवन मार्क जुकरबर्ग तो जैसे आप जानते हैं कि वो फेसबुक के फाउंडर है। तो इस तरह से अगर आप चारों फाउंडर का नाम पता होगी तो उसके हिसाब से आप वो किसके लिए नोन है वो आप पता लगा सकते हो। तो हियर इज द आंसर इज द हु इज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द जॉन मैककार्थी। अब नंबर थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पैर ऑफ स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल एंड इट्स थीम एंड सब्जेक्ट। अब ध्यान रखिए ये इनकरेक्ट वर्ड बहुत खास है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए करेक्ट, इनकरेक्ट छोटी सी ही ऐसे हिंट देते जिससे आप आपके क्वेश्चन गलत करने के लिए पूरे कैपेबल रहते हो। लेकिन हमें ये सब चीजों को, ये ट्रिक को पहचानना है और इस हिसाब से काम करना है। हमें पूछा है कौन से इनकरेक्ट है, तो उसके लिए हमें स्वयं के टॉप 10 चैनल्स के अगर आप नाम जान लोगे तो आप जनरली स्वयं के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो। तो उसके लिए मैंने आपको ये टॉप 10 जो चैनल्स है उनके नाम यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट चैनल है वागिश, जो लैंग्वेजेस के लिए नॉन है, यानी आपको लैंग्वेजेस की कोई भी चैनल्स देखनी है तो वो वागिश के तौर पे आती है। संस्कृति, संस्कृति यानी कल्चर, आपको कल्चर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए वो संस्कृति में आती है।
हमें क्या पूछा गया है, वागिज, वागिज लैंग्वेज में है, तो यस वागिज लैंग्वेज में, इट्स ट्रू। सेकेंड हमको पूछा है थर्ड नंबर की चैनल प्रबोध है, वो सोशल एंड बिहेवियर साइंस की उसकी सब्जेक्ट रहता है, तो यस थर्ड है प्रबोध है, वो सोशल साइंस के उसके बिहेवियर रहता है, तो ये भी सही है। थर्ड नंबर है चैनल विधिक, विधिक है वो लॉ, लीगल स्टडीज एंड ह्यूमन राइट्स के लिए, तो हाँ विधिक लॉ स्टडीज के लिए, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है दक्ष, दक्ष लाइफ साइंस के लिए, जी नहीं दक्ष अप्लाइड साइंस के लिए है, लाइफ साइंस के लिए स्पंदन चैनल नंबर 9 है। तो ये आपको याद रख लेना है कि कौन सी चैनल है, उसके नाम कौन से और उसके सब्जेक्ट कौन से, चैनल के नंबर्स भी आपको याद रखने, कभी कभी ऐसे भी आपको पूछ लिया जाता है कि आर्यभट्ट कौन सी चैनल है, तो 8 नंबर की जो चैनल है उसका नाम क्या है, तो आपको आर्यभट्ट ऐसा याद होना चाहिए। तो ये आपके शॉर्ट फॉर्म मैंने एकदम शॉर्ट में आपको लिख दिया है कि इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पैर ऑफ स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल, तो इसका आंसर है चैनल नंबर 10 दक्ष लाइफ साइंस, क्योंकि चैनल नंबर 10 अप्लाइड साइंस की है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। Which of the following softwares are used in India for plagiarism checking? अब ये plagiarism क्या है? plagiarism यानी आप PhD या कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपने कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया है, आपने कोई थीसिस किसी का उठा लिया है या किसी का पेपर आपने सेम टू सेम कॉपी कर लिया है, ये सब चीज चेक करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है इंडिया के, तो वो कौन से हैं? टर्निटिन, हिल्डिच और उर्कुंड। तो जनरली प्लेजरिज्म चेकिंग की तीन सॉफ्टवेयर है, टर्निटिन भी है, ड्रिलबिट भी और उर्कुंड भी है, तो हियर इज द आंसर इज ऑल ऑफ अबव, यानी 1 2 3 तीनों के तीनों आंसर, ये तीनों के तीनों प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए इंडिया के सॉफ्टवेयर है। मूव टू नंबर क्वेश्चन 5। Put the following units of storage into the correct order, starting with the largest unit first and going down to the smallest unit. Again आपको कंफ्यूज करा है, सबसे पहले लार्जेस्ट पूछा है, तो आपको स्मॉलेस्ट पता होनी चाहिए, उसके बेस पे ही आप लार्जेस्ट पता लगाओगे। तो ये है क्रोनोलॉजी, आपको याद रखनी है ये जनरली आप टेराबाइट या पैटाबाइट तक अगर आप याद रख लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले वन निबल क्या होता है, 4 बिट्स होते हैं, सबसे छोटा 4 बिट। उसके बाद बिट, बिट में दो होते हैं, वो बाइनरी नंबर होते हैं, 0 या तो 1, इस तरह से। फिर बाइट होता है, बाइट यानी 8 बिट, और उसके बाद केबी, एमबी, जीबी, सीबी। इतना अगर आप याद रख लोगे तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो 1 केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 केबी, यानी बाइट इधर से ये बाइट को इधर टच किया, केबी को इधर से लिया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अब आप बनाइए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा इसमें टेराबाइट हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 4, 4 सबसे पहले आएगा, यानी बी को तो एलिमिनेट कर ही दीजिए क्योंकि बी तो आएगा ही नहीं। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, गीगाबाइट, यानी बी, यानी ये, यानी एक और क्वेश्चन निकल गया, यानी ये भी आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद आया गीगाबाइट के बाद कौन सा आया, मेगाबाइट, यानी 3, यानी डी भी एलिमिनेट हो गया, यानी ए आंसर आया। इस तरह से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व इट आउट कर सकते हो। तो हियर इज आंसर इज ए, सबसे बड़ा कौन सा है, टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर उससे छोटा मेगाबाइट, फिर उससे छोटा किलोबाइट, फिर उससे छोटा बाइट और सबसे छोटा बिट। इस तरह से आप क्रोनोलॉजी बड़े से छोटा लेकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को मूव करते हैं। The encoding of the communication message which takes into consideration the circumstances and environment refers to the, अब ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। अब आपको इस वक्त सबका मतलब पता होना चाहिए, क्या डिकोडिंग होता है, क्या चैनल होता है, क्या कंटेक्स्ट होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है, ये सबका मतलब अगर आपको पता है तो ही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। अगेन कम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन का जस्टिफिकेशन आपको होना चाहिए। तो हम इन चारों को समझते हैं। डिकोडिंग यानी एनकोडिंग होता है, फिर चैनल होता है और फिर डिकोडिंग होता है। तो एनकोडिंग यानी जो रिसीवर, जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है वो एनकोडिंग में आता है, लेकिन जो रिसीवर मैसेज को इंटरप्रेट कर रहा है वो डिकोडिंग में आता है। चैनल किसको कहते हैं, जो मीडियम के थ्रू हम बात कर रहे हैं, जैसे कि फोन कॉल, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये चैनल में आता है। कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो सरकमटेंसेस होते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है, जो कल्चर में आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसको कंटेक्स्ट बोलते हैं। और रिस्पॉन्स का मतलब
रिसीवर का जो रिएक्शन होता है उसे रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब वापस आप क्वेश्चन की ओर मूव करिए। The encoding of the communication message which takes into consideration the circumstances and environment. तो वो क्या होता है आप पता लगा सकते हैं, circumstances और environment. Here is the answer is C, context. जो circumstances और environment होता है उसे context बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर 7, two students who stand apart from each other, यानी एक दूसरे से वो दूर खड़े हैं, maintaining that territorial boundaries refers to, यानी दोनों के बीच में स्पेस है। स्पेस किससे पता लगाते हैं हम, हैप्टिक से, काइनेटिक से, प्रॉक्सिमिक्स से कि क्रोनेमिक्स से। तो आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप स्माइल कर रहे हो, हैंड जेस्चर कर रहे हो, ये सब आप काइनेटिक्स में आते हो। हैप्टिक्स यानी टच, आपने किसी को हैंडशेक किया, किसी को हग किया, ये हैप्टिक्स में आ रहा है। प्रॉक्सिमिक्स यानी आप दोनों के बीच में जो स्पेस है, डिस्टेंस है, उसको प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। क्रोनेमिक्स यानी टाइम, आप किसी अराइविंग ऑन टाइम फॉर अ मीटिंग में अगर आप आ रहे हो तो क्रोनेमिक्स में है। पैरा लैंग्वेज किसको बोलते हैं, आपके जो वॉइस, अगर मैं जो बोल रही हूँ कभी आवाज तेज कर रही हूँ कभी कम कर रही हूँ, जो टोन है, जो टच है, वो पैरा लैंग्वेज में आता है। ऑक्यूलेसिक्स यानी आपका आई कांटेक्ट, आप मैं इशारों इशारों में बात कर रही हूँ, भाई आप इधर आइए, जो आंखों से आप कांटेक्ट कर रहे हो वो ऑक्यूलेसिक्स में आता है। आर्टिफैक्ट्स आपका अपीयरेंस, आपका ऑब्जेक्ट, आपने किस तरह से ड्रेस कर रखा है, ये सब आर्टिफैक्ट्स में आता है। अब वापस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मेंटेनिंग दैट टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज, स्टैंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से आप दूर खड़े, ये किस में आता है, हियर इज द स्टैंडिंग 2 मीटर्स अपार्ट, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। हियर इज द आंसर इज प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। तो आप ये चारों चीजें भी याद रखिएगा। हैप्टिक्स टच से आता है, काइनेटिक्स आपकी बॉडी लैंग्वेज से आता है, और क्रोनेमिक्स आपके टाइम से आता है। तो ये सब चीजें भी अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से इक्वेशन सॉल्व इट आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, the teachers give regular feedback to their institutional heads on student performance through dash of communication. कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, लैटरल चैनल होता है। तो आप कौन सा कम्युनिकेशन है, टीचर है और वो स्टूडेंट को दे रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा आता है, जनरली ये होता है सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर को फीडबैक दे रहा है। सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को फीडबैक दे रहा है, यानी अगर ऊपर से जो सबऑर्डिनेट है, सबसे बड़ा है, वो सुपीरियर को जो दे रहा है तो फीडबैक देता है, या तो सजेशन देता है, तो कंप्लेंट्स देता है। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे रहा है, यानी बड़ा वाला नीचे आ रहा है, छोटे को दे रहा है, यानी बड़ा वाला नीचे आ रहा है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सेम लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी दो स्टूडेंट आपस में बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। लिटरल कम्युनिकेशन यानी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा एक सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे से बात कर रहा है तो वो लेटरल कम्युनिकेशन, यानी डिपार्टमेंट अलग अलग है और उस तरह से वो बात कर रहे हैं। हमें यहाँ क्या पूछा गया है, द टीचर गिव रेगुलर फीडबैक टू देयर इंस्टीट्यूशनल हेड, किसको दे रहा है, इंस्टीट्यूशनल हेड को दे रहा है, ऊपर जा रहा है, टीचर है वो इंस्टीट्यूशनल हेड यानी प्रिंसिपल को दे रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन, गॉट इट। तो ये कौन सी चैनल हुई, अपवर्ड चैनल हुई, ठीक है। तो अपवर्ड, अपवर्ड यानी नीचे से ऊपर, हॉरिजॉन्टल यानी एक ही लेवल में दो स्टूडेंट बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड यानी बड़ा वाला छोटे को दे रहा है, यानी टीचर स्टूडेंट को दे रहा है या प्रिंसिपल टीचर को दे रहा है, वो डाउनवर्ड चैनल हुआ। और लेटरल चैनल यानी अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला अगर सर्च डिपार्टमेंट वाले से कम्युनिकेशन करता है तो लेटरल चैनल से कम्युनिकेशन करता है। मूव टू द नंबर क्वेश्चन 9, perception barrier in communication occurs because people perceive the, क्या परसीव कर रहे हैं, तो परसेप्शन बैरियर किस तरह से आता है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसे बैरियर है वो जान लीजिए। परसेप्शन बैरियर होता है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम मैसेज, एक ही मैसेज है उसको दो बंदे अलग अलग समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि आप कब आ रहे हो, तो एक बंदे ने समझ लिया कि मुझे आ जाना है और एक बंदे ने समझ लिया कि नहीं भाई मुझे आना ही नहीं है। इस तरह से मेरा मैसेज एक ही है लेकिन उसको सेम मैसेज उसको लेकिन दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग परसेप्ट किया, तो उसे बोलते हैं परसेप्शन बैरियर। ऐसा ही सिमेंटिक बैरियर भी होता है, यानी आप वर्ड्स के अलग अलग मतलब निकाल देते हैं। जैसे कि मैंने बोला लीव,
तो कोई समझ रहा है कि लीव यानी मुझे ये छोड़ के चला जाना है, और कोई समझ रहा है कि नहीं मुझे जिंदगी जीनी है, यानी एक ही शब्द के अलग अलग मतलब निकलते हैं, उसे बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर यानी आपकी इमोशंस, स्ट्रेस और उसकी वजह से आपके मैसेज अगर कन्वे करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी आपका नॉइस है, डिस्टेंस है, आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन वीक है, तो आपको फिजिकल बैरियर है कि आप ऑनलाइन क्लास प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हो। अब पहुंचिए परसेप्शन बैरियर इन कम्युनिकेशन अकर्स बिकॉज पीपल परसीव द सेम फेनोमेना फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं, रेफरेंस तो सेम है, तो सेम फेनोमेना फ्रॉम सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं, तो क्या आंसर आएगा? सेम फेनोमेना फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी हियर इज द आंसर इज ए। फेनोमेना सेम है लेकिन रेफरेंस उसके अलग अलग है, बंदे अलग अलग है, हमने एक ही चीज बोली है लेकिन दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परसेप्ट की है उसको, तो हियर इज द आंसर इज ए। नंबर क्वेश्चन 10, येलो जर्नलिज्म में जर्नलिज्म तो अलग अलग टाइप के होते हैं। येलो जर्नलिज्म होता है, प्रिंट जर्नलिज्म होता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म होता है। तो येलो जर्नलिज्म को और क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम इन चारों के बारे में भी समझ लेते हैं। डेवलपमेंट जर्नलिज्म यानी हम डेवलपमेंट इश्यू पे फोकस कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इन तरह के डेवलपमेंट चीजों के लिए हम फोकस करें और वो हम अपनी न्यूज में पहले दिखा रहे हैं, उसे कहते हैं डेवलपमेंट जर्नलिज्म। अगर हम प्रिंट जर्नलिज्म यानी न्यूज़पेपर, मैगजीन और पैम्पलेट, इस हिसाब से हम कुछ न्यूज हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो प्रिंट जर्नलिज्म हुआ। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, कोई फ्रॉड के बारे में अगर आपको जानना है, कोई हिडन ट्रूथ के बारे में अगर आप कन्वे कर रहे हो और इस तरह से कुछ आप न्यूज आप स्प्रेड कर रहे हो, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। लेकिन टैब्लॉइड जर्नलिज्म और येलो जर्नलिज्म उसको बोलते हैं सेंसेशनल इंफॉर्मेशन, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसको आप स्प्रेड करोगे तो बहुत ज्यादा इश्यू होंगे। जैसे कि आप टेररिज्म पे अगर किसी कास्ट के ऊपर आप आवाज उठाते हैं तो वो येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का दूसरा नाम है टैब्लॉइड जर्नलिज्म। तो हियर आपको पूछा हुआ है येलो जर्नलिज्म क्या है, तो हियर इज द आंसर इज टैब्लॉइड जर्नलिज्म। तो आपको अगर यूं भी पूछ सकते हैं कि सेंसेशनल इंफॉर्मेशन अगर कहीं पब्लिश हो रही है या वो न्यूज आप फैला रहे हो तो वो कौन सा जर्नलिज्म है, तो वो है येलो जर्नलिज्म या टैब्लॉइड जर्नलिज्म। ठीक है। नाउ नंबर क्वेश्चन 11, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको थोड़ा सा आपका जीके लगाना होगा और उस पर आप ये कर सकते हो इस क्वेश्चन से। कौन कौन है? डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, नर्स है और पेशेंट है, इसमें कौन ऑड वन आउट है, कौन सबसे अलग पड़ता है? तो हम समझते हैं डॉक्टर, नर्स, पेशेंट सब इंसान है और सारे किस में काम कर रहे हैं? हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो सबसे अलग कौन सा है इसमें? हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा पर्सन है जो पर्सन नहीं है, जो एक आर्टिफिशियल चीज है। तो हियर इज द आंसर इज हॉस्पिटल। अब इधर हमारे आंसर 2 है तो हम 2 यानी बी लगा कर आएंगे? नहीं, एक ही ऑप्शन में 2 नंबर दे रखा है, तो हियर इज द आंसर इज ए। हॉस्पिटल सबसे अलग है क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल चीज है, लेकिन डॉक्टर, नर्स और पेशेंट ये सब एक अलाइव अलाइव है। तो क्वेश्चन मूव करते हैं 12 नंबर पे। द अभाव ऑफ थिंग इज नोन थ्रू। अभाव ये प्रॉपर हिंदी का वर्ड है। जनरली लॉजिकल रीजनिंग का जो चैप्टर है उसमें न्याय सिस्टम आती है या इंडियन लॉजिक को पढ़ाने में आता है और उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये अभाव, अभाव यानी कुछ चीज नहीं है, कोई चीज वहां पर अवेलेबल ही नहीं है या मौजूद ही नहीं है, उसको बोलते हैं अभाव। वो उसका आंसर होता है अनुपलब्धि यानी नॉन परसेप्शन। इसको सेंटेंस के तौर पे भी पूछ सकते हैं कि टेबल पर कोई भी चीज पड़ी हुई नहीं है, दैट इज नो थिंग ऑन द टेबल। ये क्या चीज है? तो आप बोल सकते हैं ये अनुपलब्धि है। अगर सेंटेंस में या क्वेश्चन में नो हो रहा है, अभाव यानी वो चीज नहीं है, अनुपलब्धि उसका सेम। लेकिन आपको और इन सब चीजों पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अर्थपट्टी पे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, क्या है अर्थपट्टी? अर्थपट्टी यानी जो न्याय सिस्टम के 6 प्रमाणार्थ है, ये 6 प्रमाणार्थ है, इसको भी आपको याद करना है। प्रत्यक्ष यानी कोई चीज आप देख रहे हैं, इनका इंग्लिश भी याद करना है क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि परसेप्शन यानी क्या,
तो आपको पता होनी चाहिए परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है कि इन्फ्रेंस यानी क्या, तो आपको पता होनी चाहिए अनुमान। प्रत्यक्ष परसेप्शन, आप कोई चीज को देख रहे हो, मैं आपको भी देख रही हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष, उसको बोलते हैं परसेप्शन, सीइंग और ट्री। अनुमान, मैं किसी चीज के लिए अनुमान लगा रही हूँ, कुछ ऐसे थॉट लगा रही हूँ, कुछ ऐसा मेरा प्रिजम्पशन जो थॉट करती हूँ, तो उसको बोलते हैं अनुमान। जैसे कि मैंने धुआं देखा, ये सोच के कि धुआं क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी, ये मैंने अनुमान करा, मेरा कुछ निष्कर्ष निकाला, उसे बोलते हैं अनुमान। उपमान, यानी आप किसी चीज की कंपैरिजन कर रहे हो, दो चीज की कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसको उपमान यानी कंपैरिजन बोलते हैं। शब्द, यानी कुछ आप अपनी बोल से कुछ निकाल रहे हो, जैसे कि वेदों के बारे में, वो एक शब्द वर्बल टेस्टिमोनी है, क्यों, क्योंकि वो वेद अचल है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, यानी वो रिलायबल टीचर वो वेदों के बारे में बोल रहा है, तो वो शब्द में आते हैं। अर्थपट्टी, अर्थपट्टी यानी प्रिजम्पशन, कोई चीज हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही, जैसे कि अवेलेबल फैक्ट, कोई एक ही चीज से आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, जैसे कि ये एग्जाम्पल डायरेक्ट भी पूछ रखा है कि देवदत्ता इज अ वेरी फैट, देवदत्ता नेवर ईट्स ड्यूरिंग द डे, तो हम क्या सोच सकते हैं, वो झाड़ा है, मोटा पड़ा है, और वो दिन में नहीं खाता है, तो वो कब खाता होगा, तो हम यूं निष्कर्ष निकाल रहे कि वो रात में तो खाता ही होगा। यानी हम कोई भी एक अवेलेबल फैक्ट को कुछ और अगर जब तक नहीं सोचेंगे तब तक उसका सच नहीं निकल के आएगा। वो फैट है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही, वो दिन में नहीं खाता तो वो रात को खाता होगा। तो ऐसा डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आता है कि ये वाला सेंटेंस दे देते हैं और आपको पूछे ये क्या है, तो आपको बताना होता है ये अर्थपट्टी है। फिर आपको अनुपलब्धि, अनुपलब्धि मैंने अभी बताया, नोइंग देयर इज अ नो बुक ऑन द टेबल, अगर नो आया है कोई भी सेंटेंस में, अगर नो लिखा है, आपको पूछा है कि ये कौन सा प्रमाण है, तो आप बता सकते हो कि अनुपलब्धि है। उपस्थिति के बारे में जानते हैं, उपस्थिति यानी प्रेजेंस, आप वहां पर प्रेजेंस हो, आप कह सकते हो यस मैम आपने प्रेजेंट एब्सेंट फिलअप किया, तो वो उपस्थिति आपकी बताती है। उपलब्धि, अब उपलब्धि यानी कुछ आपकी अचीवमेंट, कुछ आपकी अचीवमेंट है वो जानना है। अभी हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, अभाव ऑफ थिंग, तो अभाव यानी कुछ चीज नहीं है, तो क्या चीज नहीं है, उसका आंसर है अनुपलब्धि। तो 12 क्वेश्चन का आंसर है अभाव अनुपलब्धि। 13 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट आर द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको एक सीरीज दे रखी है, पी क्यू आर, फिर दो डैश दे रखे, फिर आर एस पी आर एस डैश डैश एस पी क्यू डैश, तो ये जो 5 ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा, तो हम समझते किस तरह से इसको सॉर्ट इट आउट करेंगे। तो आप ये सारे मिसिंग लेटर्स इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप सॉल्व इट आउट करोगे, उतने ज्यादा आपको बेटर आंसर आएगा कि किस तरह से इनका आंसर निकलता है। तो हियर इज द आंसर इज सी। कैसे, इसको इस तरह से पैटर्न नोटिस करिए, पी क्यू आर एस, सबसे पहले आर, उसके बाद पी हटा दिया है, फिर क्यू आर एस पी, इस तरह से, फिर क्यू हटा दिया है, फिर आर एस पी क्यू, फिर एस हटा दिया है और आर को पीछे ले गए, इस तरह से सीक्वेंस फॉलो कर रखे, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, फिर क्यू को नीचे लिया है, क्यू आर एस पी, फिर आर को नीचे लिया है, आर एस पी क्यू, फिर एस को नीचे लिखा है एस पी क्यू आर, इस तरह से, फिर वापस पी क्यू आर एस, इस तरह के पैटर्न फॉलो करिए और इस हिसाब से ये आंसर आया एस क्यू पी क्यू आर। ठीक है। 14 वाला क्वेश्चन, आइडियाज रिलेटेड टू ब्रेन देन मनी रिलेटेड टू, आइडियाज कहाँ स्टोर होते हैं, ब्रेन में, तो मनी कहाँ स्टोर होता है, तो बहुत आसान है, कैश, पैसों में से स्टोर होता है भाई, जो रोकड़ है पैसे हैं आपके उसमें मनी स्टोर होता है, नहीं, बैंक, यस मनी आप बैंक में रखते हैं, ये आंसर हो सकता है आपका। लोन, आपको लोन मिल रही है यानी आपको तो पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो कहीं स्टोर थोड़ा हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो आप कैसे कह सकते हैं, आप किसी चीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप पैसे रोक रहे हो, लेकिन आपको स्टोर हो रहा है वहां पर, आपको इन्वेस्टमेंट में तो पैसे बढ़ रहे कम हो रहे हैं, लेकिन वहां पर स्टोर हो रहा है, तो वो है मनी, कहाँ स्टोर हो रहा है, बैंक में, तो हियर इज द आंसर इज बैंक। ठीक है। तो आपको जो नियर टू द आंसर है वो लगाना होगा, चीजों को समझो और उसके बाद आंसर सॉर्ट इट आउट करो। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं, What is the correct sequence of the 5 membered syllogism यानी अवयव in the न्याय सिस्टम। अगेन न्याय सिस्टम इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है, ये इतना ही आसान है, इसको भी सिर्फ आपको लर्न करना होगा। क्या है, फुल, इसका प्रोनाउन है फुल, पी एच
WN, ये याद रखिए आपके प्रमाणा होते हैं जो न्याय सिस्टम में कौन से सिलोजिज्म होते हैं, तो फुल, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उपनयना और निगमना। इस तरह से इन चारों को आप याद रखोगे, PHUUN, फुल, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उपनयना और निगमना। प्रतिज्ञा यानी कोई स्टेटमेंट है जो हमको प्रूव करना है तो उसे बोलते हैं प्रतिज्ञा। हेतु, उसका रीजन क्या है स्टेटमेंट का, वो हेतु में आता है। उदाहरणा यानी हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है कि भाई जैसे कि इन दोनों का कुछ रिलेशन है तो वो उदाहरणा में आता है। उपनयना यानी आपने उस जो प्रेजेंट जो आपने स्टेटमेंट है उसको प्रूव कर दिया है तो वो उपनयना में आता है। और निगमना यानी आपको ये कंक्लूजन निकला है वो निगमना में आता है। तो ये जो न्याय सिस्टम के जो अवयव है इसको आपको याद रखते हैं, उसको बोलते हैं फुन, PHUN। तो हियर इज द आंसर इज डी, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उपनयना और निगमना। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following best defines descriptive research। ये रिसर्च का क्वेश्चन है। रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इन चारों रिसर्च के बारे में पता होने चाहिए, चारों ऑप्शन के बारे में कौन सा ऑप्शन किस पे सूट होता है। रिसर्च फोकस सोलली ऑन क्रिएटिंग न्यू थियरीज। न्यू थियरीज कौन करता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, वो न्यू थियरी इन्वेंट करता है। हमें पूछा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कौन आता है, हु, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ रिसर्च कर रहा है और कैसे रिसर्च कर रहा है, ये सारे 5 WH क्वेश्चन अगर सॉर्टेड आउट कर रहा है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। तो इन्वेस्टिगेशन फोकस्ड ऑन प्रेजेंटिंग स्टेटस ऑफ अ फेनोमेना एज दे एग्जिस्ट। जैसा है वैसा ही हमें बदलना है, हमें लाना है, उसमें कुछ हमें चेंजेस नहीं करने हैं। किसने किया तो क्या वो बंदा हम चेंज कर लेंगे, नहीं, कहाँ किया है तो भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। एज दे एग्जिस्ट, जैसे वो एग्जिस्ट करे वैसे हम उसे अपनाएंगे, तो वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो रिसर्च किया उसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सी पे जाते हैं, स्टडी टू प्रूव साइंटिफिक लॉ अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन। हमारे सिचुएशन कंट्रोल में है, कंट्रोल में कब होगी, अगर हमने सिचुएशन को मैनिपुलेट कर दिया, कुछ हमने उसको चेंज कर दिया। अगर मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन पूछे तब भी एक्सपेरिमेंटल आता है, और अगर कंट्रोल्ड सिचुएशन पूछे तो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही आएगा। रिसर्च डिजाइन टू चेंज एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो अभी की कंडीशंस में चेंज आ रहा है उसको डिजाइन कौन करता है, एग्जिस्टिंग कंडीशन एक्शन रिसर्च। तो आप अगर जब तक कीवर्ड पकड़ोगे उसके हिसाब से आप आंसर कर पाओगे। क्या पूछा है, न्यू थियरी क्रिएट करने के लिए तो एक्सप्लोरेटरी, अगर आपको जो है उससे ही अपनाना है, एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अगर आपको कंट्रोल्ड सिचुएशन या मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन बोले तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और या तो अगर आपको एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो है उसके बारे में रिसर्च करना है तो वो एक्शन रिसर्च आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एन ओपिनियन बेस्ड स्टडी ऑन सोशल इश्यू विल हैव। आपको ऐसा स्टडी करना है कि लोगों के ओपिनियन क्या है, लोग आपके बारे में या लोगों का क्या मत है, क्या एटीट्यूड है, क्या परसेप्शन है, वो जानना हो तो कौन सा रिसर्च बेस्ट है, कौन सी मेथड बेस्ट है, हिस्टोरिकल मेथड है, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड। अभी बात की एक्सपेरिमेंटल किस में आती है, अगर आपको कंट्रोल्ड सिचुएशन है, मैनिपुलेशन सिचुएशन है, अभी आपको इसमें से कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करना है, कंट्रोल सिचुएशन नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड तो नहीं आएगी। क्वांटिटेटिव मेथड कब आएगी, जब आपको कोई न्यूमेरिकल डेटा में आपका आंसर आ रहा है लेकिन किसी की ओपिनियन न्यूमेरिकल तो नहीं हो सकते। हिस्टोरिकल मेथड कब आएगा, जब आपको कुछ पास्ट इवेंट को स्टडी करना है, इधर आपको कुछ पास्ट इवेंट को स्टडी नहीं करना लेकिन आपको ओपिनियन, भाई मैं सर्वे कर रही हूँ, बता रही हूँ कि भाई ये अरिजीत सिंह ने कैसा सिंगिंग परफॉर्मेंस किया, आपका ओपिनियन क्या है, तो वो क्या आएगा सर्वे मेथड में। तो हियर इज द आंसर इज सर्वे मेथड। सर्वे मेथड यानी जब आपको कुछ चीज ऐसे करनी हो जिसमें आप सर्वे मेथड कर रहे हो।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। What is an ethically appropriate method when referring to individual participant in research? अगर मेरे सर्वे में या मेरे रिसर्च में किसी बंदे ने मुझे हेल्प करी है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये आपका एथिकल क्वेश्चन है। तो आप ऐसा क्या करेंगे जिसकी आपसे नैतिकता जो होती है वो आपकी कहीं भी अफेक्ट ना हो। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑल देयर नेम्स विद द रिस्पॉन्सेज। मैंने नाम लिख दिया, भाई कोमल ने ये बोला है या निराली ने ये बोला, इस तरह से मैंने नाम लिख दिया तो ये पता चल जाएगी कि भाई हाँ इस बंदे ने ये लिखा, ये सही बात है। यूज कोड लैंग्वेज और अनोनिमस आइडेंटिफायर्स, यानी मैं कोड लैंग्वेज यूज कर रही हूँ कि भाई इस बंदे ने अगर ये बोला है तो उसको ए लिखिए, अगर कोमल का नाम है तो कोमल पूरा नहीं लिखे, उसको के लिखिए। इस तरह से मैं कुछ कोड लैंग्वेज यूज करूंगी। आस्क पार्टिसिपेंट टू पब्लिश देयर ओन डेटा, उसके अगर प्रीवियसली अगर कुछ डेटा है वो सारी मैं ले लूंगी और वो मैं पब्लिश करूंगी। रिप्लेस नेम्स विथ नेम ऑफ डेटा कलेक्टर्स, मैंने जो नेम लिए हैं उसके बदले मैं किसी और का नाम एक्सचेंज कर दूंगी, जो डेटा कलेक्टर का नाम है उससे मैं उसको एक्सचेंज कर दूंगी। तो क्या ये एथिकल है? तो एथिकल इसमें से क्या है? यूज कोड लैंग्वेज, हम कोड लैंग्वेज यूज करेंगे। हम जो बंदे ने जो सत्य बताया है हमें, जो हमें सर्वे दिया है, उसका नाम कहीं पब्लिश नहीं करेंगे और उसकी आइडेंटिटी हम एकदम गुप्त रखेंगे या छुपा कर रखेंगे। वो एथिकल एकदम सही है रिसर्च के मैटर में। हियर इज द आंसर इज यूज कोड लैंग्वेज और अनोनिमस आइडेंटिफायर्स। क्वेश्चन नंबर 19 के और मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज ओनली क्वालिटेटिव मेजरमेंट? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में वास्ट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इधर समझते हैं। क्वांटिटेटिव क्या है? न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करते। क्वांटिटी यानी आप न्यूमेरिकल डेटा, क्वालिटी यानी नॉन न्यूमेरिकल डेटा। आप किसी चीज को सर्वे कर रहे हो, क्वेश्चनेयर कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्वांटिटी सर्व कर रहे हो, तो वो क्या आएगा? क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन आप क्वालिटी, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ आपका, तो क्वालिटी में मिल रही है, हाँ मुझे ऐसे स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलेंगे कि हाँ यही करना है, मुझे कुछ भी आंसर मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव इंटरव्यू। क्वांटिटेटिव में क्वेश्चनेयर भर रहे हो, भाई इस चार में से एक आंसर आएगा ना, क्वेश्चनेयर भर रहे हो, चार ऑप्शन दे रहे थे उसमें से आएगा, तो वो क्वेश्चन, तो वो क्वांटिटेटिव इंटरव्यू है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव आएगा। इधर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा? वैल्यूज है, एटीट्यूड्स है, एनेक्डोट्स है, ये क्वालिटेटिव है, ये सारे क्वालिटेटिव। लेकिन नीचे जाइए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये क्वांटिटी हो सकती है भाई, यस। विजन मिशन क्वालिटेटिव है। वैल्यूज, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्वांटिटेटिव है तो ये भी नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एक्सपेंडिचर सारे क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट कौन से? वैल्यू, आपकी क्या वैल्यू है, क्या आपका एटीट्यूड है, क्या एनेक्डोट्स है यानी क्या आपका परसेप्शन है, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव में आती है। तो हियर इज द आंसर इज वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड एनेक्डोट्स, ऑप्शन नंबर ए। अब 20 number question. What percentage of observations are broadly covered from 0 standard deviation to -3 standard deviation of normal probability distribution curve? ये रिसर्च का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप ये डायग्राम समझ लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम नॉर्मल सिमेट्रिकल जो कर्व होता है डिस्ट्रीब्यूशन उसका है, इस तरह से बेल शेप्ड होता है। ये भी आपको क्वेश्चन का आंसर आ सकता है कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है, तो कैसा होता है? बेल शेप्ड, और वो सिमेट्रिकल होता है। ये उसका रूल याद रखिए, 68, 95 और 99.7 यानी 100% अप्रॉक्स। तो अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन तो 68%, यानी मैं बोल सकती कि -1 से +1 ये 68%। आप देख रहे हैं मेरा कर्सर कहाँ मूव कर रहा है, ये 68%। अगर हमें -2 से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये 95% मूव कर, और अगर हमारा -3 से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये हमारा 99.7% रूल है। तो हमें क्या पूछा गया है? सिर्फ और सिर्फ 0 से, कहाँ से? 0 से -3 तक का। तो ये कितना हुआ? 0 से -3 का पूरा है 100%, तो 0 से -3 का कितना हुआ?
50%. So here is the answer is 50% normal probability distribution curve का area है. 21 number. Gujarat Public Universities Bill was passed in Gujarat Legislative Assembly in the year. कौन से ईयर में गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल आया है, तो ये आपको लर्न करवाना पड़ेगा 2023 में. क्यों आया है ये बिल? इस बिल के बारे में जनरली जो हाई पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उसमें प्रॉपर ऑटोनॉमी रहे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो या लीगल फ्रेमवर्क उसका सारा यूनिफॉर्म हो, सब एक जैसा, उसके लिए बिल लाया गया. ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए और हायर एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी की बिल पास किया था 2023 में. 22 नंबर का क्वेश्चन है. द प्राइमरी फोकस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज. एनईपी 2020 के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके बारे में आपको जनरली सब कुछ पता होना चाहिए. तो पहला क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन है क्रिएटिंग एन एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम. एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम तो हम बेसिक नॉलेज लगाएंगे तो भी नहीं होगा, तो ये तो आंसर नहीं आएगा. प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, भाई सबको फ्री एजुकेशन तो वैसे भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, करेंगे तो भाई सरकार कहाँ जाएगी, ये भी आंसर नहीं आ सकता है. ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड इकोनॉमी. यस, ये है एनईपी 2020 का फोकस कि नॉलेज सबसे ज्यादा नॉलेज गेन करें, इस तरह से हमारी जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम हो वो सेट हो. डी ऑप्शन एम्फासिजिंग द ट्रेडिशनल एजुकेशन, जो पुराने जमाने का एजुकेशन था उस पर फोकस करें, तो जी नहीं, आंसर सी आएगा. लेकिन हम एनईपी 2020 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. क्या है एनईपी 2020, कब अप्रूव हुआ? 2020 29 जुलाई 2020. पहले नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था, वो 1986 में था, इसको रिफ्रेम करके ये आया एनईपी 2020. ठीक है, इसका नॉलेज बेस्ड सोसाइटी और इकोनॉमी लाने का मकसद था. क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटी एंड इंक्लूजन, यानी सबको इंक्लूड करने का था. अफोर्डेबिलिटी, भाई आपको अफोर्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली हो. अकाउंटेबिलिटी, यानी आपके सब नॉर्म्स अकाउंटेबल होने चाहिए, यानी जानते होने चाहिए, यानी आप कुछ फेक नहीं कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए. स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए स्कूल का? 5+3+3+4, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये इसका स्ट्रक्चर है. 5 यानी 5 years. फाउंडेशनल स्टेज होता है, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि फाउंडेशनल कौन से स्टेज होते हैं. फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज. फाउंडेशनल स्टेज में 5 years, ये 5 का 5 years, 3 years आएगा प्रिपरेटरी स्टेज, वापिस 3 आएगा मिडल स्टेज और 4 आएगा आपका सेकेंडरी स्टेज. 5 years यानी 3 साल से 8 साल के बच्चे जो प्री प्राइमरी से ग्रेड 2 तक आते हैं वो 5 साल उनका, यानी ग्रेड 2 तक 3 साल आपके प्री प्राइमरी के और 2 साल फर्स्ट और सेकेंड. इस तरह से सेकेंड स्टैंडर्ड में तब तक आते थे 5 years. 3 साल यानी थर्ड स्टैंडर्ड से 5 स्टैंडर्ड तक बच्चा आता है वो 3. इधर 3 years मिडल स्टेज में क्या होता है, 6th स्टैंडर्ड से बच्चा 8th स्टैंडर्ड तक आता है, वो मिडल स्टेज में आता है. और अगर बच्चा 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक आता है, यानी 4 years वो होते हैं, वो सेकेंड स्टेज में. सॉरी. तो इस तरह से आपके 5 स्टेज होते हैं. 5 स्टेज होते हैं. 5 स्मार्ट, ये आपकी टेक्निक याद रखिए. 5+3+3+4 स्ट्रक्चर होता है. स्किल, उसमें स्किल के बारे में फोकस किया जाता है, नॉलेज बेस्ड फोकस किया जाता है. मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी आप अगर आर्ट्स के बंदे हो तो सिर्फ आर्ट के अगर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं. अगर आपको कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप इस तरह से एजुकेशन ले सकते हो. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी आपको क्रेडिट मिलती है हर एक साल और वो क्रेडिट आपको नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है उसमें आपको कैरी फॉरवर्ड होती है. रिसर्च, आप उसके बारे में रिसर्च पे फोकस किया जाता है, टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाता है. ये एनईपी 2020 का फोकस है. एनईपी 2020 के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल भी पूछे जाते हैं, वो होते हैं एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी. तो ये सब चीज आपको जो छोटी छोटी चीजें जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको याद रखने हैं. हियर आंसर इज एनईपी 2020 किस पे फोकस करता है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 23. नेम द पेरेंट रूट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डीटीएच चैनल 7. हमने आगे ही पढ़ा था कि कौन सी चैनल 7 नंबर चैनल कौन सी कौन लिया, और उसका
वो कौन मैनेज करती है, उसका पेरेंट रूट कौन सा है, तो वो गुजरात यूनिवर्सिटी EMRC अहमदाबाद वो मैनेज करती है। तो इसका आपको लर्न करने वाला ही क्वेश्चन है। EMRC का फुल फॉर्म है एजुकेशन मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। गुजरात यूनिवर्सिटी में जो ये EMRC है वो चैनल नंबर 7 कौटिल्य को मैनेज करती है। क्वेश्चन नंबर 24, which university in India is offering the largest number of courses through distance mode? अब ये सारी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन देती है, ऐसा नहीं है नहीं देती। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई भी कुछ कोर्सेज डिस्टेंस देती है, दिल्ली भी देती है, इवन बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी BAOU भी अगर आपको डिस्टेंस मोड देती है यानी ऑनलाइन आपको फैसिलिटी देती है। लेकिन सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोर्सेज तो सिर्फ और सिर्फ इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में सिचुएटेड है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोर्सेज डिस्टेंस मोड से प्रोवाइड करती है। So here is the answer is IGNOU. Option number C, Indira Gandhi National Open University, Delhi. Last question है आज का 25 number. Which of the following is a common entrance exam for admission to medical college in India? हम ये सारी एग्जाम्स सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लेकिन कौन सी मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन सी है, तो वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये नीट है मेडिकल कॉलेज के लिए है। JEE किसके लिए है? JEE का फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए है। कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये सब जानते हैं कि MBA मैनेजमेंट एडमिशन में अगर आपको लेना है तो उसके लिए कैट आपको देनी पड़ती है। गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये किसके लिए? आपको एमटेक करना हो, ME करना हो, PhD और PSU रिक्रूटमेंट के लिए गेट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी एग्जाम्स कम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये है आज के 25 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दी है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।